स्वागत है आप सभी का नई वीडियो में। मेरा नाम खुशी है और मेरी उम्र 24 साल है। लो खाना खा लो, मैंने अपने भाई को देखते हुए कहकर उसके सामने खाना रखा। वो काम से अभी वापस लौटा था और नहाने धोने के बाद खाना खाने बैठ गया था। चटनी। अभी मैं खाना देकर पलटी ही थी, तभी मेरे भाई ने सवालिया अंदाज में प्लेट में रखी रोटी के साथ बजाय सब्जी के चटनी को रखा देखकर कहा। मैंने गहरा सांस लिया और पलटकर हल्की आवाज़ में उसे बताया, सब्जी लाने के लिए पैसे नहीं थे। मैंने और मम्मी ने भी चटनी के साथ ही रोटी खाई है, तू खा ले। और इतना कहकर मैंने उसका जवाब सुने बिना पानी का जग लाकर उसके सामने रखा और फिर अपने आंसू छुपाते हुए कमरे में चली गई। ये गरीबी बहुत बुरी चीज़ है, अच्छे अच्छे की मत मार देती है और ज़िंदगी की सारी परेशानियाँ एक ही झटके में दिखा देती हैं। और ना सिर्फ दिखा देती हैं बल्कि बहुत कुछ सिखा भी देती है। मैंने अपने भाई से झूठ बोला था कि हमने चटनी के साथ रोटी खा ली है, बल्कि सच तो ये था कि हमने रोटी ही नहीं खाई थी, क्योंकि घर में इतना आटा ही नहीं था। कई बार ऐसा होता था कि घर पर पैसे ख़त्म हो जाते और मुझे अपने भाई के सामने रोटी के साथ चटनी रखनी पड़ती थी। और कभी कभी तो आटा भी नहीं होता था तो हम लोग भूखे ही सो जाते थे और भाई को मैं रोटी दे दिया करती थी, क्योंकि वो रात को काम से वापस आता था। हमने रोटी नहीं खाई और रोटी बचा ली ताकि वो भाई को दी जा सके। कमरे में आकर मैंने अपनी बूढ़ी माँ को देखा तो आकर उसके पैर दबाने लगी। मेरे पाँव दबाते ही वो मुझे सदा खुश रहने की दुआएं देती हुई नींद की गहरी वादी में उतरने लगी, जबकि मैं गहराई से अपनी और अपने घर वालों की ज़िंदगी के बारे में सोचने लगी, जो स्वर तो नहीं रही थी बल्कि अब तो और ज़्यादा मुश्किल होती जा रही थी। और ज़िंदगी मुश्किल होने के साथ साथ मेरा सब्र भी अब ख़त्म होता जा रहा था। दीदी, अभी मैं अपनी सोच में ही खोई हुई थी जब अचानक अपने भाई की आवाज़ पर चौंक कर दरवाजे की तरफ देखने लगी, जहाँ पर खड़ा वो मुझे ही देख रहा था। उसे शायद कुछ बात करनी थी, तभी वो यूं यहाँ आया था, वरना वो रात का खाना खाने के कुछ देर बाद सो जाता था। मैंने मुंह पर उंगली रखकर उसे चुप रहने को कहा ताकि मम्मी उठ ना जाए, और फिर खुद धीरे से उठकर उसकी तरफ बढ़ी, कमरे का दरवाज़ा बंद करके बाहर आई और कहा कि हाँ बोलो, क्या बात है। मैंने सवालिया नज़रों से उसे देखा तो वो अपनी शर्ट की जेब से कुछ निकालने लगा और फिर वो चीज़ निकाल कर मेरी तरफ बढ़ाई तो मेरे चेहरे पर खुशी के रंग चमक उठे, क्योंकि वो पैसे थे 3000 रुपये, जिससे हमारा एक हफ़्ता आराम से निकल जाता। मैंने उससे कहा कि तुझे मजदूरी मिली है। मैंने नरमी से अपने भाई की पीठ थपथपा कर पूछा तो उसने सर हिला दिया और फिर कुछ कहे बिना ही अपने कमरे में चला गया। मैंने अपने कमरे में आकर पैसे संभाल कर रखे और खुद भी अपने पलंग पर सोने के लिए लेट गई। पैसे आ गए थे तो मेरी फिक्र भी कुछ ख़त्म हो गई थी, लेकिन ये सोच ज़रूर मेरे दिमाग में आई थी कि गरीब होना खुद में एक बेइज्जती की बात है, जिससे हम पहले से ही लाचार हैं। मेरी आंखों के सामने मेरी ज़िंदगी के बहुत साल गुजरने लगे थे, जो मुझे एक भी खुशी अब तक नसीब नहीं हुई थी, बल्कि अब तक की तो सारी ज़िंदगी गम में ही गुजरी थी। मैंने जब से होश संभाला था, खुद को इस गरीब घर में पाया, उस घर में जिस घर में मेरे पापा, मेरी मम्मी, मेरा भाई और मैं रहती थी। मेरा भाई मुझसे 6 साल छोटा था और इसके अलावा मेरा और कोई भी भाई बहन नहीं था। मेरे मम्मी पापा पढ़े लिखे नहीं थे। मम्मी घर संभालती और पापा मेहनत मजदूरी करके हमारा पेट पालते थे। उनके पढ़े लिखे ना होने की वजह से ना तो मैं पढ़ाई कर पाई और ना ही मेरा भाई। मेरे पापा एक बहुत कठोर इंसान थे, जिनको छोटी छोटी बात पर गुस्सा आ जाता था और वो गुस्सा हम तीनों पर उतरता था, क्योंकि किसी और पर पापा का बस ही नहीं चलता था। हम लोग गरीब थे, तभी मेरे मम्मी और पापा के रिश्तेदारों का हमारे घर पर आना जाना ना के बराबर था। मेहमान भगवान होते हैं, लेकिन हम जैसे गरीबों के लिए तो वो शैतान बन जाते हैं, जिनकी खातिर वगैरह के लिए हमें किसी से उधार लेना पड़ता था। तभी मेहमानों के ना आने पर हम लोग बहुत ज़्यादा खुश होते थे। ज़िंदगी यूं ही कठोर आजमाइश और परेशानियों में गुजरती जा रही थी, जबकि मेरा भाई 16 साल का हो चुका था जब मेरे पापा का देहांत हो गया। वो गुस्से वाला और कठोर दिल ही सही, मगर वो हमारे पापा थे, जिन्होंने सारी ज़िंदगी बहुत मेहनत करके हमें पाला और अब उनका साया हमारे सर के ऊपर से उठ गया था। पापा के मरने के बाद हमारे हालात बहुत ज़्यादा ख़राब हो गए।
जिसकी वजह से मम्मी बीमार रहने लगी। पहले मैं बुनाई सिलाई कर लेती थी, लेकिन अब घर की सारी जिम्मेदारी मुझ पर ही आ पड़ी थी। तभी बुनाई और सिलाई का वक्त मुझे नहीं मिल पाता था और अब मैं पहले जैसे पैसे भी नहीं कमा पा रही थी। भाई अभी 16 साल का था, उसे ज़्यादा समझ नहीं थी, लेकिन फिर भी वो काम ढूंढना शुरू कर चुका था, क्योंकि कुछ न कुछ कमाना तो था ही ताकि पेट भरा जा सके। एक हफ्ते में उसे मजदूरी मिल गई। सारा दिन चोखे रेत इधर से उधर ले जाने का काम करता और फिर शाम को वापस घर आ जाता। रोज के रोज उसे इतने पैसे तो मिल जाते थे कि 2 वक्त का खाना बन सके और हमारी माँ के लिए दवाई आ सके। जिंदगी अब यूं ही गुजरने लगी थी। मैं 24 साल की थी, जबकि मेरा भाई 18 साल का हो गया। उसने बताया था कि अब वो एक वर्कशॉप में काम करता है, जहाँ का मालिक अच्छा है। वो शाम को 7 बजे के बाद घर वापस आता था। मुझे परेशानी तो होती थी, लेकिन वो मुझे तसल्ली दे देता था कि वो अच्छी जगह पर काम करता है, जिस पर मैं कुछ मुतमईन भी हो गई थी। उसने जो 3,000 रुपये दिए थे, उससे हमारे 10 दिन गुजर गए थे। आज उसे वर्कशॉप के मालिक से पैसे मिले थे और मैंने उसे कहा था कि आते हुए सब्जी वगैरह लेते आना, तो मैं खाना बना लूँगी, जिस पर वो हाँ कहकर चला गया था। मैं घर से ज़्यादा बाहर नहीं निकलती थी और घर का सौदा भी वही लाता था। वो 7 बजे के बाद घर आ जाता था, तभी मैं उसका इंतज़ार कर रही थी, लेकिन 7 बजे के बाद 9 बज गए। मेरा भाई रोहन अभी तक नहीं आया। मुझे परेशानी सी होने लगी थी, क्योंकि रात बहुत ज़्यादा गहरी हो गई थी। मैंने आज रात का खाना अभी तक नहीं बनाया था, क्योंकि मेरे पास पैसे नहीं थे कि मैं बाहर जाकर सब्जी वगैरह खरीद कर लाती। अपने भाई रोहन का इंतज़ार था कि वो आए और सब्जी लेकर आए तो मैं खाना बना लूँ। मैं और मेरी मम्मी परेशानी से दोपहर से भूखी बैठी हुई थी। पैसों की बचत के लिए हम सिर्फ 2 समय का ही खाना बनाते थे, तभी दोपहर को भी कुछ नहीं खाया था। यही वजह थी कि भूख से मेरा और मेरी मम्मी का बुरा हाल था। भूख लगने के साथ साथ मुझे मेरे भाई की फिक्र हो रही थी कि वो ना जाने किस हाल में होगा। कई बार गली से होकर देख कर आई थी, लेकिन उसके आने का कोई भी नामो निशान नहीं था। मुझे तो उसकी वर्कशॉप का भी पता मालूम नहीं था, क्योंकि ना कभी मैंने उससे पूछा था और ना ही उसने बताने की तकलीफ़ की थी। मुझे और ज़्यादा परेशानी हो चुकी थी। उसका इंतज़ार करते करते हमें रात के 2 बज चुके थे। मैं और मेरी मम्मी अब तक भूखी बैठी भाई के आने का इंतज़ार कर रही थी और वो तब तक घर नहीं आया था। अचानक दरवाज़ा बजा तो मैं खुश हो गई कि शायद रोहन आ गया है। मेरी मम्मी ने कहा कि जल्दी देखो, तो मैं भागते हुए दरवाजे के पास गई कि भाई आ गया है तो उसे ज़्यादा देर दरवाजे पर खड़ा नहीं रखूं। उसके आने की खुशी और परेशानी कम होने पर मैंने तेज़ी से बिना पूछे दरवाज़ा खोल दिया कि इस समय तो वही घर पर आया होगा। लेकिन सामने 4 लड़कों को देखकर मैं बहुत हैरान हो गई। वो कौन थे और कौन नहीं, मैं बिल्कुल नहीं जानती थी। तभी मुझे और ज़्यादा घबराहट होने लगी और मैंने तेज़ी से दरवाज़ा बंद करना चाहा ताकि वो लोग अंदर ना आएँ। लेकिन उनमें से एक ने दरवाज़ा बंद करने से पहले ही दरवाजे में अपना पैर अटकाकर मेरी तरफ धकेला, तो मैं लड़खड़ा कर पीछे हुई और तेज़ी से अपनी माँ की तरफ भागने लगी, जो हाँफती हुई कांपते हुए मेरी तरफ आ रही थी। लेकिन उनके मेरी तरफ पहुँचने से पहले ही उन 4 लड़कों में से एक लड़के ने मुझे मेरे हाथों से पकड़ा और मुझे अपने साथ घसीटते हुए बाहर ले जाने लगा। मैं शोर मचाना चाहती थी ताकि मोहल्ले में से कोई मेरी मदद के लिए आ जाए। मेरी माँ दूर से ज़मीन पर बैठी बेबसी से मुझे देख रही थी। वो पहले ही बीमार थी, मेरी क्या मदद कर सकती थी। वो मुझे घसीटते हुए गाड़ी में अपने साथ बिठाकर ले गए। खतरा महसूस करते हुए मैंने शोर मचाने के लिए मुंह खोलना चाहा, लेकिन तभी उस लड़के ने मेरे हाथ को टाइट से पकड़ा तो मैं करहाने लगी। वो बोला कि अगर तूने ज़रा भी शोर मचाया तो तेरी इज्जत यहीं पर तार तार करके फेंक देंगे। उनकी धमकी सुनकर मैं डर कर रह गई। वो 4 लड़के थे, ताकत में मुझसे कई गुना ज़्यादा बड़े। वो चाहते तो क्या कुछ नहीं कर सकते थे मेरे साथ, और मैं अपना बचाव भी नहीं कर पाती। तभी इज्जत के डर से मैं चुप रह गई और बिल्कुल भी शोर नहीं मचाया, क्योंकि मुझे अपनी जान से बढ़कर अपनी इज्जत प्यारी थी। दिल माँ के लिए परेशान था तो दिमाग आने वाले वक्त से मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि ये लोग आखिर हैं कौन और मुझसे क्या चाहते हैं। हमारी तो किसी से कोई दुश्मनी नहीं थी, जो कोई यूं हमारा दुश्मन बनता। मैं यही सोच में थी, तभी गाड़ी एक झटके से रुकी। ये कोई सुनसान और वीरान इलाका था। वो लोग मुझे गाड़ी से उतारकर एक कच्चे और पुराने घर में लेकर आ गए।
और फिर मुझे कच्चे कमरे में ले गए। डर की वजह से मेरा पूरा जिस्म कांप रहा था और मैं दिल ही दिल में मंत्र का जाप करके भगवान से अपने और अपनी इज्जत की हिफाजत की दुआ मांग रही थी। कमरे में लाने के बाद उन्होंने मुझे छोड़ा और बोले कि जब तक साहब नहीं आ जाते तब तक इस लड़की के पास कोई नहीं जाएगा। उनकी बातें सुनकर मेरे दिमाग में कई सवाल आने लगे। पता नहीं उनका क्या मकसद था और किस मकसद को पूरा करने की वजह से ये मुझे यहाँ पर लेकर आए थे। लेकिन अब एहसास हो रहा था कि शायद मुझे बर्बाद करने के लिए यहाँ पर लेकर आए थे। इस बात का एहसास होते ही मैं बहुत रोने लगी। उनका कोई साहब था जो उनके पहले मुझे बर्बाद करता और फिर मुझे अपने उन आदमियों के आगे डाल देता। डर की वजह से मेरा रंग पीला पड़ने लगा था। तभी मैंने हिम्मत करते हुए अपने सामने खड़े लड़के को ज़ोर से धक्का दिया, लेकिन तभी मेरी चोटी दूसरे लड़के के हाथ में आई। बाल खींचने की वजह से मेरी ज़ोरदार चीख निकल गई। उस लड़के ने मुझे पीछे की तरफ धक्का दिया तो मैं ज़ोर से दीवार से टकराकर नीचे ज़मीन की तरफ गिर गई। मेरी चीख बहुत दर्द भरी थी। उसने कहा कि भागने की कोशिश करती है, जान ले लूँगा तेरी। जिस लड़के को मैंने धक्का देकर भागने की कोशिश की थी उसने मेरे सामने आकर खड़े होकर बेहद गुस्से से कहा, जिस पर मैं डरकर दीवार से चिपक कर बैठ गई और रोते हुए उनके सामने हाथ जोड़ने लगी और उनसे प्रार्थना करने लगी कि वो मुझे जाने दें। मैं किसी से कुछ नहीं कहूँगी। मैंने क्या बिगाड़ा है तुम्हारा जो तुम मुझे उठाकर ले आए हो। मैं उनकी मिन्नतें कर रही थी, मगर उनमें से किसी ने भी मेरी एक भी बात नहीं सुनी और मुझे यूं ही रोता हुआ छोड़कर कमरे से बाहर निकल गए। मैं जो पहले ही अपने भाई के लिए परेशान थी, अब मुझे अपनी जान और इज्जत के लाले पड़े हुए थे। मैं वहीं दीवार से टेक लगाकर रोती हुई बैठी रही और यहाँ से निकलने के तरीके सोचती रही। लेकिन इस कच्चे कमरे में एक ही दरवाज़ा था जो बाहर से बंद था और कमरे में कोई खिड़की तक नहीं थी जिसके ज़रिए मैं यहाँ से बाहर जा सकती। यही सब सोचते हुए परेशान होते हुए कुछ देर गुजरी थी जब वो लड़के वापस आए जो बहुत खुश थे। वो खुश होकर बोले कि साहब आ गए हैं। उनकी बात सुनकर डर की वजह से मेरा दिल धक धक करने लगा कि पता नहीं कौन होगा, कितना डरावना और कठोर होगा और पता नहीं मेरा क्या हाल करेगा। इन्हीं सब डर की वजह से मेरी आंखों के सामने अंधेरा छाने लगा था। तभी दरवाज़ा खुलने की आवाज़ आई। मैंने अपने आंसू अंदर ही कहीं उतारते हुए आंखें मीच कर खोली, लेकिन जैसे ही दरवाज़ा खुला सामने खड़े इंसान को देखकर मेरी आंखें खुली की खुली रह गई, क्योंकि वो तो मेरे पापा के दोस्त का बेटा था। मेरे पापा के दोस्त का बेटा राहुल, जो मुझसे बड़ा था और इस वक्त 27 साल का था। अनपढ़, आवारा और बुरे दोस्तों की सोहबत में रहने वाला राहुल, जिसे मैंने कभी कभार ही देखा था, वो मेरे पापा के दोस्त का इकलौता बेटा था। उसके अलावा उनकी 3 बेटियां थीं। हमारे मुकाबले पापा के दोस्त का ताल्लुक़ मिडिल क्लास फैमिली से था। हमारा उनसे ज़्यादा मिलना जुलना नहीं होता था, क्योंकि जब मैं 19 साल की थी तब पापा के दोस्त मेरे लिए राहुल का रिश्ता लेकर आए थे। लेकिन जब मेरे पापा ने मुझसे रजामंदी पूछी तो मैंने मना कर दिया, क्योंकि पापा के दोस्त की वाइफ बहुत ही ज़्यादा घमंडी थी, जो हमारी गरीबी का मजाक उड़ाती थी और हमें अक्सर कम हैसियत होने के ताने मारा करती थी। हम गरीब थे तो इसमें हमारी क्या गलती थी। दौलत और अमीरी इंसान की किस्मत में लिखी होती है। अगर वो हमारी किस्मत में नहीं थी तो हम बुरे या बेकार तो नहीं हो गए थे, मगर पापा के दोस्त की वाइफ हमें बेकार ही समझती थी। यही वजह थी कि मेरी उनसे बिल्कुल भी नहीं बनती थी। मेरे इनकार को वजह बनाकर उन्होंने हमसे ताल्लुक़ ही ख़त्म कर दिया और हमसे मिलना जुलना बिल्कुल बंद कर दिया। मुझे बुरा तो लगा था कि मेरी वजह से पापा से उनके दोस्त छूट गए, मगर उनके ताने और बेइज्जती सहने से बेहतर तो यही था। राहुल को इसके बाद मैंने कभी नहीं देखा था। फिर वो खुद ही मेरे सामने नहीं आया था। मैं ये भी नहीं जानती थी कि वो रिश्ता राहुल की मर्ज़ी से लाया गया था या फिर पापा के दोस्त की मर्ज़ी पर। इस सब को मैं बिल्कुल भूल चुकी थी। लेकिन अब राहुल को अपने सामने देखकर मुझे सब कुछ याद आ गया था और उसे देखकर मुझे लग रहा था कि शायद उसने मुझसे शादी से इनकार का बदला लेने के लिए मुझे किडनैप करवाया और अब वो जो चाहे मेरे साथ कर सकता है। यह एहसास होते ही मैंने तेज़ी से रोना शुरू कर दिया, लेकिन बोली कुछ नहीं। तुम लोग जाओ यहाँ से, उन लड़कों के साहब यानी राहुल ने कठोर अल्फाज में उनसे कहा। मगर साहब उनमें से एक ने कुछ कहना चाहा। जब राहुल ने गुस्से से घूर कर उन्हें देखा, जिस पर वो सर झुकाकर फ़ौरन बाकी लड़कों को लेकर कमरे से बाहर निकल गया। अब कमरे में मैं और राहुल अकेले ही रह गए थे
और डर की वजह से मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि मैं कहाँ जाकर छुप जाऊँ। वो धीरे धीरे चलता हुआ मेरे पास आया और मेरे पास आकर बैठ गया तो मैं डर की वजह से उठकर खड़ी हुई और उससे कहने लगी, दिखा दी तुमने अपनी औकात, बता दिया ना कि तुम एक आवारा बदतमीज लड़के हो जिसे बेबस लड़कियों के साथ वक्त गुजारने की आदत है। तुम्हें शर्म नहीं आई? अपने ही पापा के दोस्त की बेटी को अगवा करवा कर उसकी इज्जत को खतरे में डालते हुए मैं शेरनी की तरह हलक से दहाड़ी। हालांकि अंदर से बहुत डरी हुई थी। वो मुझे जो मर्जी नुकसान पहुंचा देते, मैं कुछ नहीं कर सकती थी। किस बात की अकड़ है तुम में? राहुल ने बहुत गुस्से में पूछा। मैंने कहा, अब समझी मैं, तो तुम मुझसे शादी ना करने का बदला ले रहे हो ना? तुम इतने कमज़ोर निकलोगे मुझे पता ही नहीं था। मैंने बहुत नफ़रत भरे अल्फाज में कहा, मेरी कमज़ोरी का तुम्हें बहुत जल्दी पता लग जाएगा जब किसी को मुंह दिखाने के लायक नहीं रहोगी। राहुल ने भी जहर उगलने वाले अल्फाज में कहा। उसके अल्फाज इतने कठोर थे कि मेरी रीढ़ की हड्डी तक कांप उठी थी। हाँ कहकर वो गुस्से से उठकर कमरे से बाहर निकल गया। उसके जाते ही एक लड़का कमरे में आया तो मैंने अपनी बर्बादी के खौफ से चीखना शुरू कर दिया, लेकिन वो मुझे घूरता हुआ हाथ में पकड़ी ट्रे वहाँ रखकर बाहर चला गया, जिस पर मैंने तेज़ी से कमरे का दरवाज़ा अंदर से बंद किया और खाने की तरफ बढ़ी। पहले मैंने सोचा कि कहीं खाने में कुछ मिलाया हुआ ना हो, लेकिन भूख से इतना बुरा हाल था कि मैं अंजाम की परवाह किए बिना खाना खाने लगी। वैसे भी दरवाज़ा अंदर से बंद कर रखा था तो वो लोग अंदर आ ही नहीं सकते थे। खाने से फ्री होकर मैं अपनी माँ और भाई के बारे में सोचते सोचते वहीं सो गई थी। फिर मेरा हर दिन, हर लम्हा, हर वक्त इसी डर के साथ गुजरने लगा कि अभी कोई आएगा और मैं बर्बाद होकर रह जाऊंगी। राहुल उस दिन के बाद मेरे सामने नहीं आया था, ना ही उन लड़कों में से कोई और मेरे पास आया था। अब उनकी जगह एक नया लड़का था जो मेरे भाई रोहन की उम्र का था और वही मुझे रोज़ 3 वक्त का खाना दे देता था। कमरे में मेरे लिए कपड़े भी रख दिए गए थे, जिसकी वजह से मुझे कोई परेशानी नहीं थी। लेकिन मेरा दिल और दिमाग अपनी परेशानी और अपने भाई और माँ की फ़िक्र में उलझ कर रह गया था। वो 4 लड़के जो मुझे घसीट कर यहाँ पर लाए थे, तो मुझे लगा था कि उनकी नीयत और इरादे ख़राब हैं, और जब उन्होंने अपने साहब के बारे में बात की तो मुझे उनकी नीयत पर यकीन हो गया था कि मेरे साथ बुरा करना चाहते हैं। लेकिन यहाँ आकर राहुल को देखूंगी, ऐसा कुछ मेरे दिलो दिमाग में भी नहीं था। उस दिन की कठोर बातों के बाद मेरा राहुल से दोबारा सामना नहीं हुआ था, क्योंकि वो मेरे सामने आया ही नहीं था। ऐसे जैसे वो मुझे यहाँ पर लाकर भूल गया हो, और ये एक तरह से मेरे लिए अच्छा ही था, क्योंकि इस तरह मेरी इज्जत महफूज थी, जो मुझे अपनी जान से ज़्यादा प्यारी थी। 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन और फिर करते करते 10 दिन गुजर गए, लेकिन मुझे उस कमरे से आज़ाद नहीं किया गया जिसमें मैं रह रह कर बोर हो गई थी और किसी न किसी तरीके से यहाँ से भाग जाना चाहती थी। लेकिन अभी तक मुझे कोई मौका नज़र नहीं आ रहा था। शाम को मुझे यहाँ पर कैद हुए 10 दिन हो चुके थे। तभी एक शाम दरवाज़ा खुला। अंदर आने वाले इंसान को देखकर मैं चौंकने के साथ साथ बेयकीन भी रह गई, क्योंकि आने वाला कोई और नहीं बल्कि मेरी मम्मी थी, जिसका यहाँ पर आने का मैं सपने में भी नहीं सोच सकती थी। अपनी मम्मी को देखकर मैं रोते हुए उनसे लिपट गई और उन्हें बताने लगी कि ये दिन मैंने कितनी परेशानी और मुश्किलों से बिताए हैं। हाँ, यह सच है कि मुझे यहाँ पर कोई परेशानी नहीं दी गई, लेकिन जितनी परेशानी में मैं रही थी, या तो मैं जानती थी या मेरे भगवान ही जानते हैं। मेरी मम्मी मुझे तसल्ली देते हुए मुझे बाहर ले जाने लगी, और ये देखकर मुझे बहुत हैरत हुई कि बाहर कोई भी नहीं था जो रोक लेता, बल्कि जो लड़का मुझे खाना देने के लिए रुका हुआ था वह गाड़ी में हमें बिठाकर घर छोड़ने गया था। घर पहुंची तो इस ख्याल से डर गई कि अब तक तो मोहल्ले में मेरी बदनामी हो गई होगी और अब ना जाने लोग क्या बातें बनाएंगे। मेरी मम्मी बहुत ज़्यादा सुकून से थी और यही बात मुझे उलझा रही थी। घर में मुझे कहीं भी रोहन नज़र नहीं आया था, तो मैंने अपनी मम्मी से उसके बारे में पूछा, लेकिन मम्मी ने मुझे टाल दिया कि सुबह मिल लेना, आज वो घर पर नहीं आया और मैं फ़िक्र ना करूं, सब ठीक है। मैं रिलैक्स होकर अपनी मम्मी के कमरे में सोने के लिए लेट गई। इतने दिन तक उस अनजान कमरे में डर की वजह से सो भी नहीं पाई थी, और आज अपने ही घर में खुद को महफूज पाकर कुछ ही पलों में गहरी नींद में उतर गई। अगले दिन मैं जल्दी जागी थी। नाश्ता वगैरह बनाकर मैंने खुद भी किया और मम्मी को भी करवाया, लेकिन रोहन अभी भी नहीं आया था।
मैंने मम्मी से अपनी परेशानी को बताया कि मोहल्ले वाले ना जाने क्या बातें बनाएंगे, और ये भी पूछा कि उन्होंने मुझे ढूंढा कैसे। और साथ ही मैंने मम्मी को राहुल के बारे में बताना चाहा कि ये सब उसने किया है। मगर मेरी मम्मी मुझे तसल्ली देते हुए तैयार होने का बोलने लगी, और फिर जब मैं तैयार हो गई तो वो मुझे लेकर बाहर आ गई। अगले 1 घंटे में हम अस्पताल में थे। यहाँ आकर मेरा दिल घबराया, मगर मेरी मम्मी मुझे कुछ भी बताने के लिए तैयार नहीं थी। कुछ ही देर में हम कमरे के बाहर खड़े थे, लेकिन जब मैंने कमरे में झांका तो ये देखकर हैरान रह गई कि सामने ही बेड पर राहुल लेटा हुआ था और काफ़ी हद तक जख्मी भी था। उसके करीब की कुर्सी पर उसकी मम्मी बैठी हुई थी। मेरी मम्मी उसकी हालत पर आंसू बहा रही थी, मगर मुझे खुशी हुई कि मेरे साथ बुरा करते करते उसी के साथ बुरा हो गया। मैंने अपनी मम्मी को रोने से रोका और बताया कि राहुल ने मेरे साथ क्या करने की कोशिश की, जिस पर मेरी माँ ने मुझे डांटा और बहुत नर्म लहजे में राहुल से हमदर्दी जताते हुए कहने लगी, रोहन किसी वर्कशॉप में काम करता था, मगर सारे पैसे घर पर नहीं देता था, बल्कि वो जुआ खेलने लगा था। जुए में पैसे लगाता और हार जाता, लेकिन अगली बार फिर पैसे लगाता। वो जुए की बुरी लत का बहुत बुरी तरह से शिकार हो गया था। सब उसके बुरे दोस्तों की बुरी सोहबत का असर था। वो हमसे छुपाकर ये सब करता था, तभी घर में हम सब भूखे होते थे। और यही नहीं, वो नशा भी करने लगा था। लेकिन एक दिन वो रोता हुआ राहुल के पास गया, क्योंकि हमारा रिश्ता बेशक राहुल और उसके घर वालों के साथ ख़त्म हो गया था, मगर रोहन राहुल से बात करता था, क्योंकि वो राहुल को बहुत अच्छा समझता था और वो वाकई बहुत अच्छा था। अभी क्योंकि तुमसे शादी ना होने के बाद वो बहुत सुधर गया था, अच्छी जगह नौकरी करने लगा था, लेकिन अभी तक उसने शादी नहीं की थी। उसने रोते हुए राहुल को बताया कि जुए में आज काफ़ी सारे पैसे हार गया, जो देने के लिए उसके पास पैसे नहीं थे, जबकि जोश में उसने अपनी बड़ी बहन को देने का फैसला कर दिया। मेरी मम्मी ने बताया तो मैं हैरान होने लगी कि ऐसा कैसे हो सकता था। इससे पहले कि मैं कुछ बोलती, मेरी मम्मी फिर से बोलना शुरू हो गई। उसके बाद राहुल ने मुझसे बात की और अपना प्लान बताया। तुम्हें बचाने के लिए राहुल ने झूठा नाटक किया और कुछ लड़कों के जरिए तुम्हें अगवा कर लिया। उस रात, जिस रात वो सेठ तुम्हें लेने के लिए आने वाला था, रोहन को राहुल ने कहीं छुपा दिया था ताकि वो सेठ उसे नुकसान ना पहुंचा सके। उसके बाद राहुल मुझे अपने घर ले गया और पूरे 10 दिन मैं वहाँ रही और रोहन राहुल के साथ किसी सुरक्षित जगह पर। राहुल ने तुम्हें इसलिए छुपाया था ताकि वो सेठ तुम तक ना पहुँच सके, और फिर उस पर केस कर दिया कि उसने तुम्हें अगवा किया हुआ है, क्योंकि उसने रोहन को धमकी दी थी कि उसकी बहन को उठा लेगा। पुलिस को उसके खिलाफ और भी सबूत मिल गए, जुआ खेलने और चोरी चकारी के, जिस पर बाद में पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया। और ऐसे ही 10 दिन में ही सब कुछ ठीक हो गया। लेकिन सेठ के दोस्त ने राहुल का एक्सीडेंट करवा दिया, जिसकी वजह से वो आज अस्पताल में पड़ा है। और ये सब सिर्फ इसलिए कि वो तुम्हें और हमें उस सेठ से महफूज रखना चाहता था। रोहन का इलाज चल रहा है और 3 महीने के अंदर वो भी घर वापस आ जाएगा। मेरी माँ सारी बात बताकर जब चुप हुई तो मैं बहुत रोने लगी। मैंने राहुल को इतना गलत समझा था। उसने तो मेरी खातिर अपनी जान दांव पर लगा दी थी। मैं अपनी मम्मी के साथ कमरे में गई। पापा के दोस्त और उनकी वाइफ का व्यवहार मेरे साथ अच्छा था, जिस पर मुझे बहुत खुशी हुई। राहुल नींद से जागा तो मैंने उसका धन्यवाद किया, जिसने मेरे लिए इतना खतरा मोल लिया था। मैं उसका एहसान मान रही थी, जिस पर वो धीरे से मुस्कुराया और बोला कि जिनसे मोहब्बत हो उन पर एहसान नहीं किए जाते, बल्कि ये तो मोहब्बत करने वालों के ऊपर फ़र्ज है कि वो जिसे मोहब्बत करते हैं उसकी दिलो जान से हिफाजत करें। उसकी बात सुनकर मुझे एहसास हुआ कि वो मुझसे मोहब्बत करता था, तभी मुझसे शादी करना चाहता था। मैं चुप हो गई और फिर उसका शुक्रिया अदा करके मैं मम्मी के साथ घर वापस आ गई। 3 महीने बाद रोहन भी घर वापस आ गया। मेरे पापा के दोस्त की वाइफ एक बार फिर मेरा रिश्ता लेकर घर पर आई और इस बार हमने मना नहीं किया, जिस पर 2 महीने के अंदर अंदर मेरी और राहुल की शादी हो गई। रोहन भी सुधर गया था और राहुल ने उसे किसी अच्छे काम पर लगवा दिया था। रोहन ने भी मुझसे माफ़ी मांगी थी, जिस पर मैंने उसे और सबको उसकी नादानी समझकर माफ़ कर दिया था। अब मैं चैन और सुकून से थी और अब मैं राहुल के साथ हंसी खुशी ज़िंदगी गुजार रही हूँ। लेकिन कभी कभी सोचती हूँ कि अगर राहुल ना होता तो मेरा क्या होता, मगर भगवान का शुक्र था
कि उसने मुझे राहुल जैसा हमसफ़र दिया था। तो इस कहानी के बारे में आपकी क्या राय है, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। दोस्तों, आपको हमारी ये कहानी कैसी लगी, आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। यदि आपके पास भी ऐसी कोई प्यारी सी कहानी है या फिर ऐसी कोई कहानी जिससे कुछ शिक्षा मिले, तो आप हमारे साथ उसको ज़रूर शेयर करें। दोस्तों, यदि आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगे तो आप हमारी इस वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें और ऐसी ही दिल को छू लेने वाली प्रेरणादायक कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें। यदि आप हमें फेसबुक पर देख रहे हैं तो आप हमारे फेसबुक पेज को लाइक और फॉलो ज़रूर करें। तो दोस्तों, फिर मिलते हैं ऐसी ही ज़बरदस्त कहानी या टिप्स के साथ नई वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। आप सभी अपना ख्याल रखना। आपका दिन शुभ व मंगलमय हो।